Good morning students. In the last video we have seen the three types of hybridization. Okay. आज हम लोग पढ़ेंगे how to predict the hybridization state in any atom. ठीक. उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ करने वाले हैं. हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे. ठीक है. स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि उस एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है. अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 आती है मतलब उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d और 6 है तो sp3d2. पर इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, उस मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, तभी आप स्टेरिक नंबर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. एक दो एग्जाम्पल है मैं बता रही हूँ आपको. CH4 का लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल. ठीक है. CH4 का अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर देखूँ सो दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है. और यहाँ पर कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से. अगर मैं इसके लिए स्टेरिक नंबर फाइंड करूँ इस कार्बन के लिए, इस वाले कार्बन के लिए, तो देखो क्या होगा. इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? इस कार्बन से एसोसिएटेड 4 सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है. और कोई लोन पेयर है क्या इस कार्बन में? नो लोन पेयर, तो 0. तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया मेरा? 4. स्टेरिक नंबर 4. स्टेरिक नंबर 4 है मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3. मतलब CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. दूसरा एग्जांपल अमोनिया का लेते हैं. ठीक है. अमोनिया का अगर स्ट्रक्चर बना है तो कुछ इस तरीके से बनता है अमोनिया का स्ट्रक्चर, और उस पर एक लोन पेयर होता है अमोनिया में. ठीक है. अमोनिया में क्या होता है? एक लोन पेयर भी होता है. तो अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालूं Sn, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है. और कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर है. तो टोटल कितना हो गया? 4. मतलब NH3 में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक. नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं H2O का. H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. O इज अ सेंट्रल एटम. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रहेंगे और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं इस तरीके से. ठीक है. हाइड्रोजन में 2 लोन पेयर होते हैं. तो इसका अगर Sn निकालूं देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं. ठीक है. टोटल कितना हो गया? 4. तो अगेन इसमें 4 आ रहा है, Sn4. मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें? sp3. इस तरीके से आप हर एक मॉलिक्यूल के हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं. ठीक है. मैं 1 2 और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, इसको नोट डाउन कर लो. ठीक. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. C2H6. इसको मैं अगर बनाऊंगी स्ट्रक्चर तो किस तरीके से बनेगा? ठीक है. ये इथेन है. C2H6 इज इथेन. ये इथेन है. इसमें हम देखते हैं कि इस कार्बन पे, ये जो कार्बन 1 है, दिस इज कार्बन 2, इस कार्बन 1 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ठीक है. हम निकालेंगे SN1. SN निकालेंगे स्टेरिक नंबर फॉर द कार्बन 1 इस कार्बन के लिए. ठीक है. इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है. तो 4. कोई लोन पेयर है क्या? नहीं. मतलब कार्बन 1 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3. ठीक है. वैसे आप कार्बन 2 का भी निकालेंगे तो उसमें भी sp3 आएगा. नेक्स्ट है C2H4 का. C2H4 को ड्रॉ करो आप. ठीक है. C2H4 ये है आपका सिग्मा बॉन्ड. ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा. आपको मैंने बताया था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो 2 एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा, और बाद के बॉन्ड क्या होंगे? पाई. तो पहला सिग्मा, दूसरा पाई बॉन्ड. याद रहेगा. 2 एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड होगा सिग्मा और उसके बाद वाला पाई. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सिग्मा पाई काउंट करने आना चाहिए. किसी भी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ठीक है. कोई भी एक मॉलिक्यूल दे देगा और आपको उसमें बताना है कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है. तो सपोज मुझे इस कार्बन 1 का, ठीक है, कार्बन 1 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है. तो अगर मैं देखूं कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, इसके लिए Sn फाइंड करते हैं. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3. कोई लोन पेयर है क्या? नहीं. Sn इज इक्वल टू आ गया 3. Sn3 आया मतलब उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2. मतलब C2H4 में
sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस कार्बन में भी निकालोगे तो उतना ही आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो क्लियर हुआ। C2H6 में क्या है sp3, C2H4 में क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं थर्ड लेती हूँ C2H2, क्या है ये इथाइन। ओके, इथाइन में देखो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ठीक है। अगर हमको इस कार्बन 1 पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो पहले स्टेरिक नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो मल्टीपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी के सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये भी पाई है, ये भी पाई है, पहला बस बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा। तो याद रखेंगे ये चीज़ बहुत जानने वाली इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी के दोनों पाई बॉन्ड, ठीक है। सो फर्स्ट सिग्मा, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, SN2 आ गया। 2 मतलब क्या है इसमें, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो इथेन अगर मैं बोलूँ तो इथेन में sp3, एथीन में sp2 और इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, क्लियर हुआ कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। जानने के लिए आपको किस तरीके से क्या फाइंड करना है, SN नंबर फाइंड करना है। SN नंबर कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है क्या कोई। ठीक, तो हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखे और एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपको पूछे इसमें कार्बन नंबर, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ठीक है। सो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 में आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है हर एक कार्बन का। सो चलो कार्बन 1 से शुरू करते हैं। कार्बन 1 के केस में हम क्या निकालते हैं, स्टेरिक नंबर। ठीक, इसको इस तरीके से बना देती हूँ मैं CH2 को। सबसे पहले कार्बन 1 में हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये क्या है, पाई, सेकेंड बॉन्ड पाई। तो इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। कोई लोन पेयर है क्या, नहीं। तो SN3 मतलब इस कार्बन में क्या हो गया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 3 मतलब sp2। इस कार्बन की बात करते हैं, सेकेंड कार्बन की, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। कोई लोन पेयर है क्या, नहीं। तो इसमें भी 3 मतलब इसमें भी कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इस कार्बन नंबर 3 की बात करते हैं। ये CH3 है, CH3 को आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हैं। CH3 इस कार्बन में CH3 है, मतलब इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं इसको, 10th में पढ़े हैं, है ना। CH3 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, इस कार्बन में 3 इस तरीके से है हाइड्रोजन अटैच है। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। सो अगर मैं कार्बन नंबर 3 में स्टेरिक नंबर निकालूँ तो 4 सिग्मा बॉन्ड है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो sp3। सो इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब भी कार्बन डबल बॉन्ड में रहते हैं ना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इससे पहले भी हमने देखा था एथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, ओके, आपने नोट किया होगा। सो जैसे एथीन है उसमें डबल बॉन्ड है, तो जितने भी डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं ना उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, और अगर सारे ये जो कार्बन है उसमें सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें sp3 होता है। तो ये समय के साथ, आप एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आता जाएगा कि अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें कौन सा होगा, sp3। जैसे इस वाले केस में भी क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, क्योंकि कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। पर यहाँ पर देखो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इस केस में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या हो गया है, sp2। ठीक, सो ये कुछ एग्जाम्पल थे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के। अब हम लोग देखते हैं एथेन, एथीन और इथाइन। सो एथेन का आप खुद से बना लेना हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है उसमें, या मैं बता ही देती हूँ, एथेन का भी बता देती हूँ, तीनों का बता देते हैं, ठीक है। सो एथेन मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इसमें कार्बन क्या होगा, कार्बन के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो उसको इस तरीके से बना सकते हैं 1s2 2s2 और दिस इज 2p2, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे हम, एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो 2s2 का है वो 2p में चला जाएगा, ठीक। सो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये चारों के चारों
जो ऑर्बिटल्स हैं ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो दिस इज द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं जिसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे दो कार्बन है, दोनों ही कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सो दोनों ही कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमको क्या मिलेगा, एक s का है और 3 p के हैं। ठीक है, सो एक s 3 p आपस में बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, टेट्राहेड्रल बनाते हैं। इस तरीके से पढ़ाया था पिछली क्लास में आपको, है ना। एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सो दोनों ही कार्बन के क्या होंगे, इस तरीके से 4 ऑर्बिटल्स होंगे। सो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, वैसे ही सेकेंड कार्बन होगा, सेकेंड कार्बन के भी 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं कार्बन 1 के और ये कार्बन 2 के। ये फर्स्ट कार्बन है, ये 2 कार्बन, सेकेंड कार्बन है, क्योंकि C2H6 में कितने कार्बन है, 2, और दोनों ही कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 का। सो 4 sp3 के नए ऑर्बिटल्स बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया 4 ऑर्बिटल्स sp3 के। उसके बाद क्या है, मेरे पास 6 हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये 6 हाइड्रोजन क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन ये 3 ऑर्बिटल के साथ क्या बना लेंगे, वो इस तरीके से ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो क्या होता है, 1s1। ठीक है, तो इसके ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे। ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। sp3 ऑर्बिटल और ये 1s1 ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप। सो ये 3 हाइड्रोजन हो गए, इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, वैसे ही 3 ऑर्बिटल क्या करेंगे, इस वाले से ओवरलैप करेंगे। अब क्या हुआ, अब तो इनका एक एक ऑर्बिटल रह गया जिसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही होंगे, है ना। इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ एक हाइड्रोजन ने बना लिया, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन। अब एक जो है sp3 ऑर्बिटल खाली रह गया, तो वो क्या करेंगे, अब एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये दोनों कार्बन का भी ओवरलैप करा देंगे, ये दोनों ऑर्बिटल का। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ऑर्बिटल का भी क्या हो गया, ओवरलैप। तो यहाँ पर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 3 और हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो देखो टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, sp3 में 4 ऑर्बिटल बने। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, देखो 2 कार्बन है, दोनों ही कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जो हमने देख लिया। ठीक है, दोनों ही कार्बन में क्या होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हुआ यहाँ से। तो ये पहले कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, ये दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, मेरे पास टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैप किए हैं, 3 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स यहाँ पर ओवरलैप किए हैं। अब एक ऑर्बिटल इसका भी रह गया था, इसका, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैप करेंगे और एक और बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा। ठीक है, सो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ और यहाँ, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, इस यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच है। ठीक, और सब में क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड बना है। ठीक, और ये जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 109.5, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल जो रहता है, बॉन्ड एंगल, वो कितने डिग्री का होता है, 109.5 डिग्री का। सो दिस इज द ज्योमेट्री फॉर द एथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों जो है, ये कार्बन एटम, ये कार्बन फर्स्ट एटम है, दूसरा कार्बन एटम है, और ये सब क्या है, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन के क्या है, ऑर्बिटल से, कौन से ऑर्बिटल है, 1s1 ऑर्बिटल है। तो ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, सो इस तरीके से एथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज द स्ट्रक्चर।
समझ में आ रहा है। C2H6 दो कार्बन है, दोनों ही कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैंने ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लिए दो। इसमें से क्या होगा, 4 ऑर्बिटल्स में 3-3 ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, और एक जो ऑर्बिटल है ये आपस में इसको क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये बन गया हमारा एथेन मॉलिक्यूल। सेम आप ऐसे ही एथीन मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं। सो एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ठीक है, C2H4 होता है। अब आप देखो ये एक्साइटेड स्टेट हो गया, पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अभी हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा कि C2H4 में क्या होता है, दोनों ही कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 मतलब क्या होगा, ये 3, एक s का और 2 p के ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और sp2 बनाएंगे। तो ये ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड हो गए, ठीक है, ये तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गए, और ये जो आखिरी का बच गया pz, ठीक है, और ये क्या है sp2 sp2 sp2। तो ये तीन जो है, एक s और 2 p के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गए और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, है ना। क्यों समझ रहे हैं, C2H4 में दोनों ही कार्बन के बीच क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके पहले हमने देख लिया था, ठीक है, हमने फाइंड किया था कि दोनों ही कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 है मतलब ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, sp2 ऑर्बिटल्स 3 बनाएंगे, और ये 2pz ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो अब sp2 ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर क्या हो, इनका ज्योमेट्री क्या होती है, इनकी ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर। सो पहले हम बनाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए sp2 के, ठीक है। तो ये पहला कार्बन है उस पहले कार्बन की, ठीक है ना, 2 कार्बन है C2H4 में, तो ये पहला कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 है मतलब 3 ऑर्बिटल बनेंगे और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये sp2 है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है पहले कार्बन के। वैसे ही दूसरे कार्बन के भी होंगे, ये फर्स्ट कार्बन का है और ये सेकेंड कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक एक जो है आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब कितने हाइड्रोजन बच गए हैं, 4 हाइड्रोजन बच गए हैं। सो 4 हाइड्रोजन को इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल्स हैं, 1s ऑर्बिटल है, सॉरी, ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स हैं। अब क्या होगा, एक और ऑर्बिटल है pz जो रह गया है, ये भी वैलेंस शेल है, तो pz को ड्रॉ करेंगे। देखो pz को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, ये है pz ऑर्बिटल, क्योंकि pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, ये pz ऑर्बिटल जो है इट इज़ अनहाइब्रिडाइज्ड, और pz एक p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल होता है, दिस इज द शेप फॉर द p ऑर्बिटल, है ना, ये p ऑर्बिटल का शेप है, और ये किसका शेप है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, ठीक। सो ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया, sp2 sp2 sp2। अब ये pz को मैंने कैसे ड्रॉ किया, इस तरीके से स्ट्रेट में, ठीक है। सो दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसको मैं लिख देती हूँ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। ये तीनों को मैंने यहाँ ड्रॉ किया 1 2 3, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये pz जो अनहाइब्रिडाइज्ड, वैसे इसमें भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या बना रहे हैं, ये 3 sp2 के ऑर्बिटल्स और ये pz जो है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड है इसलिए इसका शेप चेंज नहीं हुआ है। p ऑर्बिटल डम्बेल रहता है, यहाँ पर भी डम्बेल है, पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो उनका शेप अलग होता है, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना। सो दिस इज pz ऑर्बिटल। अब इनका क्या होगा, इनका ओवरलैपिंग होगा, कैसे, क्या ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको हम लोग, यहाँ पर होगा पैरेलल ओवरलैपिंग, और ये पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है।
यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। ये जो लाइन है वो दिखा रहा है कि इनका क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। और ये ओवरलैप कैसे हो रहे हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। और इससे पहले ही मैंने बताया था कि अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। तो sp2 ऑर्बिटल्स हमेशा क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी सिग्मा बन रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा। पर ये देखो p वाला जो था, ये pz जो था, इट इज़ अनहाइब्रिडाइज्ड, तो वही क्या बना रहा है, पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक। तो इसको कैसे आप डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का, क्योंकि ये जो एंगल है दो sp2 ऑर्बिटल के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। सो ये 122 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये वाली ओवरलैपिंग, ये पाई वाली जो पैरेलल ओवरलैपिंग है, उसको हम ना इस तरीके से सॉसर की तरह दोनों तरफ से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये बता रहा है कि यहाँ पर एक p ऑर्बिटल सी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। सो दिस इज, ये बता रहा है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है। ये जो है इस तरीके से डार्क लाइन आपने दोनों तरफ खींचा है, वो बता रहा है कि इन दोनों कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सो दिस विल बी द फाइनल ज्योमेट्री और फॉर्मेशन ऑफ एथीन मॉलिक्यूल। सो दिस इज, इसको लिख लेना, एथीन मॉलिक्यूल का है ये, क्लियर हुआ। इसको आप और किस तरीके से बना सकते हैं, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का रहेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सब ये सिग्मा है, और ये सेकंड वाला पाई बॉन्ड है। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा वाला पाई, और ये जो एंगल है इट इज़ 120 डिग्री। सो क्लियर हुआ क्या हुआ, यहाँ पर एथीन है, एथीन में दोनों ही कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो sp2 हो रहा है मतलब एक s और 2p के ऑर्बिटल्स जो है इन मिक्सिंग होके कंबाइन होके 3 नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। पर ये pz जो है इट इज़ अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस वन इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। सो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये sp2 को पहले मैंने ड्रॉ किया, दीज 3 आर sp2 ऑर्बिटल्स, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। वैसे ही पहला कार्बन और दूसरे कार्बन पे, ठीक है। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जितने भी बॉन्ड बना रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सारे सिग्मा है सिमिलरली उस कार्बन में भी। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर फॉर एथीन मॉलिक्यूल, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी शो करें, इस तरीके से भी शो करें, दोनों ही करेक्ट है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इथाइन का, ठीक है। इथाइन को और क्या बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं इथाइन मॉलिक्यूल या एसिटिलीन का फॉर्मेशन, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इथाइन में, C2H2। सो एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करती हूँ मैं इसका, ठीक है। अब इथाइन मॉलिक्यूल में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहले हम लोग देखे, पहला पार्ट वीडियो में यही देखे। तो इसमें क्या होगा, s और p ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और ये जो है दोनों ऑर्बिटल, ये x है सपोज, ये y z, ये y और z जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसका हाइब्रिडाइज स्टेट कैसा होगा, 1s तो वैसा ही का रहेगा क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, sp ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। सो दे बोथ आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये दोनों जो हैं दे बोथ आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 2py और 2pz, दे बोथ आर अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मॉलिक्यूल, ओके। सो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। तो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम लोग लीनियर को, एक ऑर्बिटल और ये दूसरा। तो ये दो sp ऑर्बिटल्स हैं पहले कार्बन एटम के, 2 कार्बन एटम है।
सो 2 कार्बन एटम के मैंने 2 ऑर्बिटल्स sp के इधर भी ड्रॉ कर दिए। ये दूसरा कार्बन एटम है, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, ठीक है। सो ये पहले कार्बन के 2 sp ऑर्बिटल्स हैं, ये दूसरे कार्बन के 2 sp ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हुई और क्या बनाई ये सिग्मा बॉन्ड। अभी मेरे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन भी है। सो 2 हाइड्रोजन कहाँ बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर 1s ऑर्बिटल्स है ना, ये हाइड्रोजन के दोनों 1s ऑर्बिटल हैं, ये sp ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप किए और क्या बॉन्ड बनाए हैं, सिग्मा। तो यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अब मेरे पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है py और pz, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, py pz को, ये हो गया सपोज py और ये हो गया pz, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो मैंने ये दोनों ऑर्बिटल्स पहले कार्बन के लिए ड्रॉ कर दी। अब यही 2 ऑर्बिटल मैं वहाँ भी ड्रॉ करूँगी। सो दीज 2 आर ऑल्सो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये sp ऑर्बिटल्स 2 मैंने ड्रॉ किए, पहले कार्बन के और दूसरे कार्बन के, इन दोनों में ओवरलैपिंग कराई है और हाइड्रोजन जो है वो बाकी के 2 ऑर्बिटल्स में ओवरलैप कर रहा है। py और pz को मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, दिस होल इज़ 1 ऑर्बिटल, दिस होल इज़ सेकेंड ऑर्बिटल, ये पहला है ये दूसरा। अब इनके बीच कैसे ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच होगी पैरेलल ओवरलैपिंग। तो ये इससे करेगा, है ना, ये जो स्ट्रेट है ये क्या है, डायरेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, है ना, जो ओवरलैपिंग होती है डायरेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओवरलैप होता है, नहीं तो ओवरलैप 0 हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट वाला है, इस वाले स्ट्रेट वाले के साथ ही क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये जो टिल्टेड है वो इस टिल्टेड के साथ ही ओवरलैप करेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ओवरलैपिंग या जैसे मैंने आपको VBT जब पढ़ाया था तो बताया था कि py की ओवरलैपिंग py से होती है, pz की ओवरलैपिंग pz से ही होती है। तो अगर ये py है तो py की ओवरलैपिंग py से भी होगी, है ना, इसकी ओवरलैपिंग ऐसे सीधे वाले से ही होगी। और जो ये तिरछा है उस तिरछे वाले की ओवरलैपिंग इस तिरछे वाले से ही होगी, जो कि y डायरेक्शन z डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये y डायरेक्शन में है और ये z डायरेक्शन में है। सो y डायरेक्शन वाले की ओवरलैपिंग y डायरेक्शन से होगी, z डायरेक्शन वाले की ओवरलैपिंग z डायरेक्शन से ही होगी, ओके। और ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। आप इसको स्ट्रेट लाइन से भी शो करते हैं, ऐसा नहीं है, आप इसमें स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं, मैंने ऐसा खींच दिया है, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो रहा है, अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, पर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, और क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सिग्मा बन रहा है और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा। सो ये इसके लिए क्या होगा, ज्योमेट्री होगी। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ इस कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक। सो दिस इज़ फॉर इथाइन, या फिर जिसको हम बोलते हैं एसिटिलीन, उसका फॉर्मेशन था, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मेशन फॉर एसिटिलीन। सो है इजी, बहुत कोई टफ नहीं है। इसमें आपको याद रखना है कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स, और 2 जो है इसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो याद रखना है कि 2 हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कौन सा केस है ये, इथाइन का, ठीक है। इससे पहले हम लोग एथीन पढ़े थे, एथीन में 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे और 1 जो था वो अनहाइब्रिडाइज्ड था, जबकि एथेन में 4 ऑर्बिटल्स थे और चारों के चारों ही हाइब्रिडाइज थे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब हम लोग अगला जो करते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें d ऑर्बिटल्स भी है, तो उनमें d ऑर्बिटल में भी क्या होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो हम 2 मॉलिक्यूल्स और बना लेते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है
और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, शेप ऑफ PF5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। आप इसी तरीके से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर। सो पे हम देखते हैं फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो 1s2 2s2 2p5 होगा, ठीक। अब फॉस्फोरस क्योंकि सेंट्रल एटम है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस इन ग्राउंड स्टेट। मैंने सिर्फ जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं उनको ही ड्रॉ किया, ठीक है। 3s 3p और 3d का जो ऑर्बिटल है वो पूरा खाली रहेगा, ठीक है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है 15, है ना, इसका एटॉमिक नंबर जो है 15 है फॉस्फोरस का। सो मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है और उसका स्ट्रक्चर लिख दिया है, ठीक। सो 3s में 2 ऑर्बिटल, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3d हमारा वेकेंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट पे लाएंगे। तो ये जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ चला जाता है, 3d में चला जाता है, ठीक। तो क्योंकि ये sp3 और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, सो s का एक, p के 3 और d का एक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। सो दिस इज दी हाइब्रिड स्टेट कि ये s का एक, p के 3 और d के एक ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में कंबाइन होकर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं। सो देखो अब इन सब में क्या होगा, फ्लोरीन जो है एक एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसमें ओवरलैप कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। सो एक s का 3 p के और एक d का ऑर्बिटल्स जो है आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और 5 नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं इस तरीके से। और इन 5 ऑर्बिटल्स के साथ जो फ्लोरीन है वो क्या बना रहा है, सॉरी फ्लोरीन का तो 3p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल इस तरीके से उसके साथ ओवरलैप कर रहा है और क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। इसमें जो एंगल होता है ये होता है 120 डिग्री का। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ 120 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में, ये तीनों ऑर्बिटल सेम प्लेन में है, इनके बीच का एंगल 120 होता है, पर इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये जो सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर दी PF5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का। यहाँ पर सारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और ये जो एंगल है इन दोनों का 90 डिग्री का है और ये दोनों एंगल 120 डिग्री के हैं। जैसे ये और ये 120 डिग्री, इन दोनों के बीच भी 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो इस तरीके से इसमें 2 एंगल होते हैं, 120 डिग्री और 90 डिग्री। इसका अगर आप इस शेप देखोगे तो ये इसका शेप होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जब मैंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था कि एक पिरामिड इस तरीके से, दूसरा पिरामिड इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर है 3D में, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। एग्जैक्टली इसका भी जो शेप है वो यही होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। सो ये हो गया PF5। अब अगला एक लास्ट जो बचा हुआ है SF6, ये आप खुद से करके देखिए, ये आपका होमवर्क है, फॉर्मेशन ऑफ SF6 मॉलिक्यूल। उसका जो शेप होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। तो आपका ये होमवर्क है, SF6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आप खुद से करेंगे, ठीक है। और फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक। ये वाला भी टॉपिक काफ़ी बड़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मेरे ख्याल से इसमें भी 2 वीडियो लगेंगे ही बनाने में, ठीक। इसमें कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।